हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर आज ये लेकर बिहार एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में स्पेशल एमसीक्यू क्लास हम कर रहे हैं। किसके लिए? बिहार एनएम के लिए। एकदम शानदार तरीके से नर्सिंग क्लास चल रही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले एकदम शानदार तरीके से, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत हो चुकी है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। यदि यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सही जगह पर आकर जुड़ी हुई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। बिहार स्टेट स्पेशल एनएम एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर स्वागत है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्भावस्था में गर्भाशय की अधिकतम वृद्धि किस सप्ताह तक होती है? गर्भावस्था के समय जो गर्भाशय की वृद्धि होती है मैक्सिमम जो वृद्धि होती है किस सप्ताह तक होती है? 28 सप्ताह तक या 36 सप्ताह या 40 सप्ताह या 24 सप्ताह। तो कितने सप्ताह तक होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 36 वीक तक होती है क्या गर्भाशय की अधिकतम वृद्धि। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अवस्था में गर्भाशय का सबसे अधिक रक्तस्राव होता है? गर्भाशय का सबसे अधिक रक्तस्राव प्लेसेंटा प्रीविया के समय या प्लेसेंटा अब्रप्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम हेमरेज में। तो किस समय क्या होता है? किस अवस्था में गर्भाशय से सबसे अधिक रक्तस्राव होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है? गर्भाशय से सबसे अधिक रक्त का स्राव होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ता है? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोलैक्टिन। गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ता है? गर्भावस्था के समय सबसे ज़्यादा किस हार्मोन का स्तर बढ़ता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCG, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, गर्भावस्था में जो लाइनिया नाइग्रा है का क्या मतलब है? लाइनिया नाइग्रा का मतलब क्या है? रक्तस्राव है या पेट पर गहरे रंग की रेखा या खिंचाव के निशान है या त्वचा का पीलापन है। तो कह रहा लाइनिया निग्रा का मतलब है क्या? पेट पर गहरे रंग की रेखा। लाइनिया निग्रा का यही मतलब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम 5वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। कह रहा गर्भवती महिलाओं में फंडल हाइट क्या दर्शाती है? भ्रूण की आयु, भ्रूण का वजन, भ्रूण का आकार, भ्रूण की स्थिति। जो हमारा फंडल हाइट है वह क्या प्रदर्शित करता है? फंडल हाइट क्या दर्शाता है या क्या प्रदर्शित करता है? भ्रूण की आयु। जो हमारा फंडल हाइट होता है वह भ्रूण की आयु का निर्धारण करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान पेशाब में शुगर की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है? गर्भकालीन मधुमेह, संक्रमण, उच्च रक्तचाप या रक्तस्राव। तो कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान पेशाब में शुगर की उपस्थिति किस स्थिति का संकेत है? तो हमारा हो जाएगा गर्भकालीन मधुमेह, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट। कह रहा है, एम्ब्रियोसेंटेसिस किसके लिए उपयोग किया जाता है? भ्रूण की स्थिति जानने के लिए, भ्रूण में अनुवांशिक विकार को जांचने के लिए या गर्भाशय की संरचना देखने के लिए या प्लेसेंटा की स्थिति जानने के लिए। कह रहा है, एम्ब्रियोसेंटेसिस किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो एम्ब्रियोसेंटेसिस किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूण में अनुवांशिक विकार को जांचने के लिए। तो भ्रूण में अनुवांशिक विकार को जांचने के लिए एम्ब्रियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है, नवजात शिशु में पहला मल क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम, मेकोनियम, लैक्टोज, बाइल। तो जो हमारा क्या होता है नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेकोनियम। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। करा प्रसव के फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसके लिए होता है? सर्विक्स के फैलाव के लिए, बच्चे के बाहर आने के लिए, प्लेसेंटा के निष्कासन के लिए या दर्द शुरू होने के लिए। तो कह रहा प्रसव में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसके लिए होता है? प्रसव में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसके लिए होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्विक्स के फैलाव के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। करा कंप्लीट एबार्शन में क्या होता है? सभी उत्पाद गर्भाशय से बाहर हो जाते हैं, गर्भाशय में भ्रूण का कुछ भाग बचा होता है, रक्तस्राव नहीं होता, कोई गर्भाशय संकुचन नहीं होता। तो कह रहा कंप्लीट एबार्शन में क्या होता है?
तो कंप्लीट एबॉर्शन में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी उत्पाद गर्भाशय से बाहर हो जाते हैं। सभी उत्पाद क्या होते हैं? गर्भाशय से बाहर हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था में सबसे सामान्य वायरल संक्रमण कौन सा होता है? रूबेला, हेपेटाइटिस बी, HIV, हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य वायरल संक्रमण कौन सा होता है? तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य वायरल संक्रमण कौन सा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबेला। तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य वायरल संक्रमण होता है क्या? रूबेला। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नवजात में एपनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? निमोनिया, प्रीमेच्योरिटी, संक्रमण, एनीमिया। तो नवजात में एपनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो नवजात में एपनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्री मेच्योरिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य हार्मोनल विकार कौन सा है? थायराइड विकार, मधुमेह, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया या कुशिंग सिंड्रोम। तो गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य हार्मोनल विकार कौन सा है? तुम्हारा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थायराइड विकार। तो थायराइड विकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है? 10%, 20%, 30 से 50 या 60%। तो गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है? 30 से 50% क्या होता है? रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक कर दिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से तुरंत पहले सब्सक्राइब का काम कर दीजिए। बस एक छोटा सा काम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया सके। तो देखिए कह रहा है गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? गर्भाशय को संकुचित करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, भ्रूण में की वृद्धि करना या रक्त प्रवाह बढ़ाना। तो गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? तो गर्भावस्था के समय ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? तो गर्भावस्था में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? गर्भाशय को संकुचित करना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करना? गर्भाशय को संकुचित करना। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 95 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.8 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.7 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नवजात में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? नवजात में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो हमारा होता है 97.7 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या रहा है? लिथोटॉमी स्थिति का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? प्रसव में, एम्ब्रियोसेंटेसिस, सिजेरियन, यूटीआई जांच। लिथोटॉमी स्थिति का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोटॉमी स्थिति का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसव। तो बढ़ते हैं आगे। असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, भ्रूण का उल्टा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्री मेच्योरिटी। तो असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी का सबसे सामान्य कारण क्या है? असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूण का उल्टा होना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? भ्रूण का उल्टा होना। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 19वां क्वेश्चन का रॉबर्ट साइन किस स्थिति में उपयोग होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा अब्रप्शन, प्लेसेंटा प्रीविया या गर्भाशय फटने का संकेत। तो रॉबर्ट साइन किस स्थिति में उपयोग होता है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा अब्रप्शन। तो रॉबर्ट साइन ये हमारा क्या रॉबर्ट साइन किस स्थिति में उपयोग होता है? तो रॉबर्ट साइन वाला हमारा आंसर हो जाएगा गर्भाशय फटने का संकेत, गर्भाशय फटने का संकेत, प्लेसेंटा अब्रप्शन नहीं होगा। रॉबर्ट साइन है किस स्थिति में उपयोग होता है? गर्भाशय फटने का संकेत। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 19वें का भ्रूण का उल्टा होना राइट, ठीक, कोई दिक्कत। तो गर्भावस्था में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कब किया जाता है? 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 से 28 सप्ताह या 30 सप्ताह। तो गर्भावस्था में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी GTT कब
किया जाता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमारा किया था 24 से 28 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कर फॉलो अप पीरियड पोस्टमार्टम में कितने समय तक होता है? 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो कह रहा फॉलो अप पीरियड पोस्टमार्टम के लिए कितने समय तक होता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्री मैच्योर नवजात के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है? 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, या 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, या 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। करा प्री मैच्योर नवजात के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ते हैं आगे। करा मिस्ड एबार्सन में कौन सा लक्षण होता है? दर्द और रक्तस्राव, भ्रूण की मृत्यु पर कोई लक्षण नहीं, गर्भाशय का छोटा आकार, दोनों बी और सी। तो कह रहा क्या मिस्ड एबार्सन, जो हमारा मिस्ड एबार्सन होता है में कौन सा लक्षण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की मृत्यु का पर कोई लक्षण नहीं, या गर्भाशय का छोटा आकार, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएंगे हमारे राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात के लिए सुरक्षित वैक्सीन कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, पोलियो, या सभी। तो नवजात के लिए ये सारे टीके क्या होते हैं? सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। हेपेटाइटिस बी भी, बीसीजी भी, पोलियो भी, ये सारे क्या है नवजात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टीके हैं, जो क्या है बहुत ही जरूरी है। तो क्या है सब बहुत ही जरूरी टीके हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के बाद प्यूरुलेंट डिस्चार्ज किसका संकेत हो सकता है? संक्रमण, रक्तस्राव, गर्भाशय की फटने की समस्या, पोषण की कमी। तो कह रहा प्रसव के बाद प्यूरुलेट डिस्चार्ज किसका संकेत हो सकता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संक्रमण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में असामान्य रूप से कम एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? ओलिगोहाइड्रामिरियोस, पॉलीहाइड्रामिरियोस, या हाइपोएम्ब्रियोस, या एम्ब्रियोस डिसऑर्डर। तो कह रहा गर्भावस्था में असामान्य रूप से एम्ब्रियोटिक फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओलिगोहाइड्रामिरियोस। तो ओलिगोहाइड्रामिरियोस। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा इंटरमिटेंट ऑस्कुलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण, हृदय दर मापने के लिए, गर्भाशय का आकार मापने के लिए, रक्तचाप जांचने के लिए, या भ्रूण की स्थिति जांचने के लिए। तो कह रहा इंटरमिटेंट ऑस्कुलेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण हृदय दर मापने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हेड मॉल्डिंग किस स्थिति में होता है? हेड मॉल्डिंग हमारा किस स्थिति में होता है? सीजेरियन सेक्शन, सामान्य प्रसव, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया। तो कह रहा हेड मॉल्डिंग किस स्थिति में होता है? तो हमारा हेड मॉल्डिंग किस स्थिति में होता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामान्य प्रसव। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा गर्भवती महिलाओं के लिए डबल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है? भ्रूण की स्थिति जानने के लिए, क्रोमोसोमल असामान्यता का पता लगाने के लिए, प्री एक्लेम्सिया जांचने के लिए, या न्यूरल ट्यूब दोष जांचने के लिए। तो कह रहा गर्भवती महिलाओं में डबल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है? तो गर्भवती महिलाओं में डबल मार्कर टेस्ट क्यों किया जाता है? तो क्रोमोसोम असामान्यता का पता लगाने के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा नवजात में वेट लॉस का सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? सामान्य पाचन समस्याएं, तरल पदार्थ का नुकसान, पोषण की कमी, या संक्रमण। तो कह रहा है हमारे नवजात में जो क्या है वेट लॉस का सबसे सामान्य कारण होता है क्या? तरल पदार्थ का नुकसान। हमारा 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार सेशन आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।